सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 का यानी सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन की हमारी 9 क्लासें हो गई थी और आज अपन इसका पार्ट 10 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में अपन अध्ययन करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म का। और अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ेंगे आज परासरण दाब, यानी हमने 3 अणुसंख्यक गुणधर्मों का अध्ययन पिछली क्लासों में कर लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। उनमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा 3 अणुसंख्यक गुणधर्मों का डिटेल से अध्ययन कर लिया था। पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म था हिमांक में अवनमन। और आज इस वीडियो में हम जो चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब, उसका अध्ययन करेंगे, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना? तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, परासरण दाब भी क्या है? एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसका हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन परासरण दाब को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी परिघटना है विसरण, उसका अध्ययन करेंगे। विसरण यानी इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, विसरण। देखो, विसरण किसे कहते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। क्या बताया मैंने? कि पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करना विसरण कहलाता है। यानी अपन कह सकते हैं अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। गमन करना विसरण कहलाता है। क्या कहा हमने? कि अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। देखो, अगर हम एग्जाम्पल लें तो मेरे पास जल से भरा कोई बीकर है। जल से भरा कोई बीकर है। हम कह सकते हैं जल से भरा बीकर। जल से भरा बीकर। अब देखो, इस जल से भरे बीकर में मैं कुछ बूंदें केमेनोफोर की डालता हूं इसके अंदर। ये मान लो मैंने कुछ बूंदें केमेनोफोर की डाल दी, KMnO4। अब देखो क्या होगा, यानी थोड़ी ही देर में इस जल का जो रंग है वो बैंगनी रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो केमेनोफोर की बूंदें हैं ये समान रूप से इस जल में फैल जाएंगी और जल का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग। यानी यहां पर केमेनोफोर के जो अणु हैं वो समान रूप से इस जल में फैल गए। इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये एग्जाम्पल विसरण का एग्जाम्पल है। अपन कह सकते हैं कि जल से भरे बीकर में केमेनोफोर की बूंदें डालने पर जल का बैंगनी रंग हो जाना विसरण का उदाहरण है। ठीक है ना? अपन और एग्जाम्पल लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो किसी कमरे में हमने अगरबत्ती जला दी
तो थोड़ी ही देर में उस अगरबत्ती की खुशबू का उस कमरे में फैल जाना विसरण का उदाहरण है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि कमरे में अगरबत्ती जलाने पर अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में फैल जाना विसरण का उदाहरण है। ऐसे मान लो हम कमरे के एक कोने में इत्र की बोतल, जिसको हम सेंट बोलते हैं, इत्र की बोतल खोल दें तो कुछ देर में उस कमरे में जो इत्र की खुशबू है वो समान रूप से फैल जाएगी। तो वह एग्जाम्पल भी विसरण का एग्जाम्पल है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं और समान रूप से फैल जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। पहला मैंने क्या बताया कि जल से भरे बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट की बूंदें डालने पर जल का बैंगनी रंग हो जाता है, जो एक विसरण का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कमरे में अगरबत्ती जलाने पर अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में समान रूप से फैल जाना विसरण का उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि कमरे के एक कोने में इत्र की बोतल खोलने पर कुछ देर में इत्र की खुशबू का कमरे में समान रूप से फैल जाना, यह एग्जाम्पल भी विसरण का एग्जाम्पल है। तो छोटी सी हेडिंग थी विसरण, ठीक है ना। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं परासरण। क्या पढ़ते हैं? परासरण। देखो अभी परासरण दाब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? परासरण, ओस्मोसिस, यानी विसरण आपको समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ रहे हैं परासरण। क्या पढ़ रहे हैं? परासरण यानी ओस्मोसिस। ओस्मोसिस देखो इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। मेरे पास कोई पात्र है, उस पात्र में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी इस पात्र के 2 भाग हो गए। एक भाग में मैं भर रहा हूं विलायक या शुद्ध विलायक अपन कह सकते हैं, और इस भाग में भर रहा हूं मैं विलयन। देखो ये तो है विलयन, और इधर मैंने क्या भरा? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि इधर तो है कम सांद्रता वाला विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन, यानी इसकी तुलना में सांद्रता उसकी कम है, और ये है विलयन। तो यहाँ लिख सकते हैं अधिक सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता वाला विलयन। अब देखो अपन, हमने पात्र लिया, ये क्या लगा दी हमने? इसको हमने कहा अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी इसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको अपन शॉर्ट में SPM भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? SPM, यानी SPM का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, पात्र लिया एक, उसके बीच में क्या लगाई? अर्धपारगम्य झिल्ली। एक तरफ क्या लिया? शुद्ध विलायक, एक तरफ क्या लिया? विलयन। ये ऐसे कह सकते हैं कि इधर कम सांद्रता वाला विलयन है और इधर अधिक सांद्रता वाला विलयन है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर परासरण की क्रिया स्टार्ट होगी।
यानी अपन कह सकते हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। क्या कहा मैंने? विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही परासरण कहते हैं। यह ऐसे कह सकते हैं, देखो, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करना ही परासरण कहलाता है। अब देखो, ये परासरण की क्रिया कब तक चलती रहेगी? यानी अपन कह सकते हैं दोनों तरफ अणुओं की सांद्रता समान हो जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों तरफ विलयनों की सांद्रता समान हो जाएगी, तब तक यह परासरण की क्रिया चलती रहती है। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को ही परासरण कहते हैं। देखो, अपन परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? डायग्राम को मैं हटा रहा हूं अब, ठीक ना? अब हम परासरण की परिभाषा लिख रहे हैं। अपन लिख सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करना ही परासरण कहलाता है। क्या कहा? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करना ही परासरण कहलाता है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं, देखो, क्या कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ गमन करना ही परासरण कहलाता है। देखो, बात सीधी सी है। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो कि परासरण में विलायक के अणु भाग ले रहे हैं, और दूसरी बात कि विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करते हैं। तो हमने क्या कहा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करना ही परासरण कहलाता है। अब देखो, अब अपन परासरण और विसरण में अंतर क्या है उनका अध्ययन करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि परासरण व विसरण में अंतर बताइए। तो देखते हैं कि जो विसरण की घटना है और परासरण की घटना है, इनमें क्या क्या अंतर है। तो हम लिख सकते हैं परासरण व विसरण में अंतर। परासरण व विसरण में अंतर, यानी अपन कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।
परासरण व विसरण में अंतर। देखो एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं परासरण यानी ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं विसरण यानी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। अब देखो आप, देखो अपन क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि परासरण में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, तो अपन कह सकते हैं परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु, केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। विसरण में क्या कहेंगे, विसरण की क्रिया में, विसरण की क्रिया में विलय व विलायक दोनों के अणु भाग ले सकते हैं, दोनों के अणु भाग ले सकते हैं, ले सकते हैं। सीधा सा मतलब यही है कि विसरण विलय के अणुओं का भी होता है और विलायक के अणुओं का भी होता है। तो हमने कहा कि विसरण की क्रिया में विलय व विलायक दोनों के अणु भाग लेते हैं। अब देखो अगला अंतर अपन कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त होती है। क्या कहेंगे, परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हमने SPM कहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त होती है। और विसरण में क्या कहेंगे, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त नहीं होती है। तो क्या कह सकते हैं, विसरण की क्रिया में, विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त नहीं होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त नहीं होती है, प्रयुक्त नहीं होती है। बात सीधी सी है, परासरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली काम में नहीं ली जाती है। तीसरा अपन क्या कह सकते हैं, देखो तीसरा अपन ऐसा कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ संपन्न होती है। क्या कहेंगे, परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, उच्च सांद्रता की तरफ संपन्न होती है, संपन्न होती है। और देखो विसरण में क्या कहेंगे, विसरण की क्रिया उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ संपन्न होती है। यानी हम कह सकते हैं विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ संपन्न होती है, संपन्न
होती है। अब देखो आप, हम एक अंतर और लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया शुरू होने के बाद इसको बाह्य दाब लगाकर रोका जा सकता है, लेकिन विसरण को एक बार शुरू होने के बाद रोक नहीं सकते। अपन क्या कर सकते हैं? परासरण की क्रिया को शुरू होने के बाद बाह्य दाब लगाकर रोका जा सकता है। विसरण में क्या कहेंगे? विसरण की क्रिया को शुरू होने के बाद रोका नहीं जा सकता। देखो, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट अंतर देखे परासरण व विसरण में। हमने क्या कहा? पहला अंतर कि परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, विसरण की क्रिया में विलय व विलायक दोनों के अणु भाग ले सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट अंतर लिया कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त होती है, लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त नहीं होती है। अगला अंतर लिया हमने कि परासरण की क्रिया निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ संपन्न होती है और विसरण की क्रिया उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ संपन्न होती है। और अगला अंतर हमने क्या कहा कि परासरण की क्रिया को शुरू होने के बाद बाह्य दाब लगाकर रोका जा सकता है, लेकिन विसरण की क्रिया शुरू होने के बाद रोकी नहीं जा सकती। तो आपको ये अंतर भी ध्यान में रखने हैं। हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा विसरण, फिर हमने पढ़ा परासरण, फिर हमने परासरण व विसरण में अंतर देखे, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं परासरण दाब। क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। अब देखते हैं हम कि परासरण दाब क्या होता है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, यानी आपको परासरण का पता हो गया है, तो अब आपको परासरण दाब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले परासरण और विसरण देखा था। अब देखो परासरण दाब। देखो, अपन क्या कर सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण की क्रिया को रोक दे। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवाह को रोक दे, तो वह बाह्य दाब भी क्या कहलाएगा? परासरण दाब। देखो, पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं और फिर हम इसको डायग्राम से भी समझते हैं। हम कह सकते हैं कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से, जो अर्धपारगम्य झिल्ली से
अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात अपन ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवाह को या गमन को, एक ही बात है, प्रवाह को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। देखो समझो आप इसको, हमने क्या कहा, हमने कहा कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया को रोक दे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवाह को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। अब देखो, ये तो हमने देखी परिभाषा, अब हम दो प्रयोग देखते हैं। प्रयोग से हम इस परासरण दाब को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम लिख सकते हैं परासरण दाब से संबंधित प्रयोग। परासरण दाब से संबंधित प्रयोग, देखना आप ध्यान से, आप प्रयोग को समझेंगे। प्रयोग फर्स्ट, देखो मैं ले रहा हूं कोई पात्र, ये लो, ये मेरे पास कोई पात्र है। इस पात्र में मैं जल भर रखा है, यानी पात्र में हमने जल भर दिया है। अब लूंगा मैं एक थिसल कीप, क्या लूंगा, थिसल कीप। देखो मैं ले रहा हूं थिसल कीप, ये मैंने क्या ले ली, कोई थिसल कीप। इस थिसल कीप के मुख पर मैं अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दूंगा। ये लो, ये मैंने क्या बांध दी है, अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी है। और इस थिसल कीप को उल्टा करके इस जल से भरे पात्र में रख देते हैं और इस थिसल कीप में शर्करा का रंगीन विलयन भरा हुआ है। ये लो, देखो हम कह सकते हैं ये है थिसल कीप, थिसल कीप, ठीक है। ये मैंने इसके मुख पर क्या बांध दी, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको हम SPM भी कहते हैं। बीकर में मैंने क्या भरा है, बीकर में मैंने भरा है जल,
यानी मैं दिखा सकता हूँ जल, या हम इसको कह सकते हैं विलायक, शुद्ध विलायक। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या भरा है, इसके अंदर मैंने भरा है शर्करा का रंगीन विलयन, शर्करा का रंगीन विलयन किसके अंदर भरा है, थीसल कीप के अंदर। अब देखो, मान लो शर्करा का स्तर ये है, यहाँ पर इसको मैं दे दूं AA। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमने क्या किया, पात्र लिया, पात्र को जल से भर दिया, यानी शुद्ध विलायक से। एक थिसल कीप लेकर उसके मुख पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी और उसमें शर्करा का रंगीन विलयन भरकर उसको उल्टा करके इस जल से भरे पात्र में रख देते हैं। अब देखो क्या होगा, कुछ देर के बाद में परासरण की क्रिया स्टार्ट होगी, और परासरण की क्रिया स्टार्ट होगी तो जल के जो अणु हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से इस थिसल कीप में प्रवेश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलायक भरा हुआ है जल, यानी अपन कह सकते हैं कि कम सांद्रता का विलयन, अंदर क्या भरा हुआ है, शर्करा का रंगीन विलयन, यानी अधिक सांद्रता का विलयन भरा हुआ है। और हमें पता है कि परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। तो देखो, परासरण की क्रिया होगी, जल के अणु इस थिसल कीप में प्रवेश करेंगे तो जो शर्करा का स्तर है वो इस थिसल कीप में बढ़ जाएगा, और ये बढ़कर मान लो यहाँ पर आ गया, जिसको मैं नाम दे दूं BB, दे दिया। और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई मान लो H है, यानी H ऊंचाई तक शर्करा का स्तर बढ़ गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि शर्करा का जो स्तर बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर शर्करा का जो स्तर है वो रुक जाता है, रुक जाता है। अब देखो क्या होगा, अब शर्करा का स्तर, यानी अपन कह सकते हैं कि अब जो विलायक के अणु हैं वो अब इस थिसल कीप में प्रवेश नहीं करते हैं। अब क्या होगा, अब इस विलयन के द्वारा, समझना, इस विलयन के द्वारा इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब लगाया जाता है, बाह्य दाब लगाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि विलयन के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। यानी अपन कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि परासरण दाब, और परासरण दाब को हमने पाई से लिखा है, तो ये लो पाई, परासरण दाब को पाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे HDG। अब देखो यहां पे H तो क्या है, ऊंचाई, H तो क्या है, ऊंचाई, D क्या है, शर्करा के विलयन का घनत्व है, शर्करा के विलयन का घनत्व है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो अपन कह सकते हैं कि विलयन के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है वह दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो ये हमने परासरण दाब से संबंधित पहला प्रयोग देख लिया। प्रयोग एकदम सिंपल है, हमने जल से भरा एक बीकर लिया, फिर एक थिसल कीप ली, थिसल कीप के मुंह पर हमने अर्धपारगम्य झिल्ली बांधकर उसमें शर्करा का रंगीन विलयन भरकर और उसको इस जल से भरे पात्र में उल्टा रख देते हैं, उल्टा रख देते हैं। शर्करा का विलयन इसमें भरा हुआ है। प्रारंभ में यानी परासरण की क्रिया शुरू होने से पहले थिसल कीप में शर्करा का स्तर है AA। फिर कुछ समय बाद में परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो जल के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर
थीसल कीप में प्रवेश करने लगते हैं, जिसकी वजह से शर्करा का स्तर ऊपर बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि शर्करा का स्तर रुक जाता है, यानी उस स्थिति में इस विलयन के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब लगाया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। हमने यहाँ पे लिखा परासरण दाब यानी पाई बराबर एच डी जी। एच क्या है? ऊंचाई, शर्करा के स्तर की ऊंचाई। डी क्या है? शर्करा के विलयन का घनत्व है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो हम एक प्रयोग अपन और देखते हैं, उससे भी हम परासरण दाब को समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा परासरण दाब का पहला प्रयोग हो गया। अब लेते हैं प्रयोग सेकंड। हम ले रहे हैं प्रयोग सेकंड। देखो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक आयताकार पात्र लूँगा, आयताकार पात्र, और उस पात्र के मैं दो भाग करूँगा अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर। ये लो, ये मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। दोनों पात्रों में पिस्टन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पिस्टन। ये लो, यहाँ पर भी पिस्टन लगा हुआ है। अब देखो इसको मैं पिस्टन 2 नाम दे रहा हूँ और इसको मैं पिस्टन 1 नाम दे रहा हूँ, पिस्टन 1। अब देखो क्या होगा, ये मैंने क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो पिस्टन 1 वाले भाग में मैं निम्न सांद्रता का विलयन भर रहा हूँ, यानी इसको मैं कह सकता हूँ निम्न सांद्रता का विलयन, निम्न सांद्रता का विलयन। ठीक है, और इसमें भर रहा हूं मैं उच्च सांद्रता का विलयन, यानी मैं कह सकता हूं उच्च सांद्रता का विलयन, उच्च सांद्रता का विलयन। देखो क्या किया, एक पात्र लिया, उसके बीच में क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी पात्र को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों पात्र अर्धपारगम्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। एक पात्र में पिस्टन P1 लगा दिया, दूसरे पात्र में पिस्टन 2 लगा दिया, यानी ये पिस्टन 1 है और ये पिस्टन 2 है। पिस्टन 1 वाले भाग में हमने निम्न सांद्रता का विलयन भर दिया और पिस्टन 2 वाले भाग में हमने उच्च सांद्रता का विलयन भर दिया। अब देखो क्या होगा, थोड़ी ही देर में परासरण की क्रिया स्टार्ट होगी। परासरण की क्रिया स्टार्ट होगी तो हमें पता है विलायक के अणु, विलायक के अणु क्या होंगे? निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करेंगे। गमन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो पिस्टन P है ये तो नीचे की ओर खिसकेगा और ये जो पिस्टन 2 है ये ऊपर की ओर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि इनमें से जो विलायक के अणु हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पिस्टन P नीचे की ओर खिसकेगा और पिस्टन 2 ऊपर की ओर खिसकेगा। अब देखो, अब अपन इस पिस्टन 2 पर बाहर से कोई बाह्य दाब लगा दें। पिस्टन जो 2 है इस पर हम कह रहे हैं कि बाहर से कोई बाह्य दाब लगा दें, तो इसका मतलब
अपन कह सकते हैं कि पिस्टन 2 पर बाह्य दाब लगाने पर विलय के जो अणु हैं उनका प्रवाह रुक जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि पिस्टन 2 पर लगाया गया वह बाह्य दाब ही परासरण दाब कहलाता है, जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। तो ये हमारा दूसरा प्रयोग है परासरण दाब से संबंधित। 2 प्रयोग हमने देख लिए, यानी परासरण दाब को हमने अच्छे तरीके से देख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं परासरण दाब से संबंधित नियम। परासरण दाब से संबंधित नियम देखते हैं कौन कौन से नियम हैं और किसने ये नियम दिए थे। तो अब हमारी हेडिंग रहेगी परासरण दाब के नियम या परासरण दाब से संबंधित नियम। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? परासरण दाब से संबंधित नियम। परासरण दाब से संबंधित नियम। देखो, हम ऐसे कह सकते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है और हमें पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के सामान्य मान हमें उस स्थिति में ही प्राप्त होते हैं जब विलयन क्या होता है? तनु। हमने कुछ शर्तें पढ़ी थी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने से पहले। तो यदि विलयन उन शर्तों का पालन कर रहा है तो हमें अणुसंख्यक गुणधर्मों के सामान्य मान प्राप्त होते हैं, नॉर्मल वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो परासरण दाब ज्ञात कर रहे हैं वहां पर हमारा जो विलयन है वो क्या होता है? तनु विलयन। और उस तनु विलयन में विलय के जो अणु हैं वो ठीक उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार गैसों में गैस के अणु व्यवहार करते हैं। तो सीधा सा मतलब यही है कि तनु विलयन में विलय के अणु गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए वॉन थॉप नामक वैज्ञानिक ने, किसने? वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने, वॉन थॉप नामक वैज्ञानिक ने कुछ गैसों के नियमों को विलयनों के ऊपर लागू किए। देखते हैं कि वॉन थॉप ने कौन कौन से नियम लागू किए। तो देखो, पहला जो नियम है वो है वॉन थॉप बोयल नियम। वॉन थॉप बोयल नियम। अब देखो ये नियम क्या कहता है? सिंपल नियम है। ये नियम ये बोलता है कि स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या कह सकते हैं? स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इसे कहते हैं वॉन थॉप बोयल का नियम। स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी अपन लिख सकते हैं पाई समानुपाती C, और इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। अब देखो हमें पता है चूंकि C बराबर अपन लिख सकते हैं 1/V। इसका मतलब पाई समानुपाती क्या लिख दूं मैं? 1/V। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो एक तो नियम था वॉन थॉप बोयल नियम। दूसरा आएगा हमारा वॉन थॉप
दाब ताप नियम, दाब ताप नियम। अब देखो ये नियम हमें क्या कहता है, वॉन थोप दाब ताप नियम, यानी इस नियम के अनुसार अपन कह सकते हैं कि स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। क्या कहेंगे, स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि पाई समानुपाती टी, और इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम एक विलयन समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं पाई समानुपाती सी टी, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा एस सी टी, या अपन इसको लिख सकते हैं सी एस टी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये एस क्या है, ये एस है विलयन स्थिरांक। क्या है, विलयन स्थिरांक, जो गैस स्थिरांक के बराबर ही होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि इस विलयन स्थिरांक की जो वैल्यू है वो गैस स्थिरांक आर के बराबर होती है। यानी अपन लिख सकते हैं एस बराबर आर बराबर 0.821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। तो एस क्या है, विलयन स्थिरांक है। इसकी जो वैल्यू है, जो इसका आंकिक मान है, वो गैस स्थिरांक आर के बराबर ही होता है। यानी 0.0 और लिख लो यहाँ पे 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये समीकरण आई, इसको मैं समीकरण 3 दे दूं। क्या दे दूं, समीकरण 3। आप इस समीकरण 3 को ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब देखो इस समीकरण 3 से मैं और क्या लिख सकता हूं, समीकरण 3 से देखो हमारे पास आई पाई बराबर सी एस टी, पाई बराबर सी एस टी। हमें पता है चूंकि सी क्या है, एन अपॉन वी, सांद्रता बराबर एन अपॉन वी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई बराबर एन अपॉन वी एस टी, या मैं लिख सकता हूँ पाई वी बराबर एन एस टी। इसको बोलते हैं विलयन समीकरण। क्या बोलते हैं, विलयन समीकरण। तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे, पाई वी बराबर एन एस टी, विलयन समीकरण। चाहो तो आप इसको समीकरण 4 दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक तो हमने क्या लिखी, पाई बराबर सी एस टी, एक हमने क्या लिखी, पाई वी बराबर एन एस टी। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, हम परासरण दाब और विलय का जो अणुभार है उसमें हम संबंध भी देखते हैं। क्या देखेंगे, परासरण दाब व विलय के अणुभार में संबंध। यानी एक सूत्र रहेगा, बात सीधी सी ये है, हम लिख सकते हैं परासरण दाब व विलय के अणुभार में संबंध, विलय के अणुभार में संबंध। देखो अभी हमने
एक समीकरण प्राप्त की थी। कौन सी? देखो, पाई बराबर CST, पाई बराबर CST। अब देखो, चूंकि हमें पता है C बराबर क्या होता है, N/V। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं पाई बराबर N/VST। अब देखो, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, समीकरण 1। अब चूंकि हमें पता है कि N क्या होता है, N, अरे मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है WB। यहाँ पर हम विलय की बात कर रहे हैं तो विलय के क्या आएंगे, ग्रामों में मात्रा, तो WB/MB। इसको मैं समीकरण 2 दे दूं, फिर समीकरण 1 व 2 से देखो क्या आएगा, पाई बराबर, अब जहाँ पे N है वहाँ पे मैं क्या रखूँगा, मैं रखूँगा WB/MB और आगे क्या है ST अपॉन नीचे क्या है V। ये आ गया। अब देखो, यहाँ से मैं MB का सूत्र लिखूँ तो क्या बनेगा, MB बराबर WB इंटू ST अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, पाई इंटू V। तो देखो, ये जो सूत्र है, ये सूत्र विलय के अनुभार और परासरण दाब में संबंध बता रहा है। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन सी राशि हैं, वो राशियां और आप देख लो। देखो, MB तो क्या है, MB है, हम MB के बारे में क्या कह सकते हैं, विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। ठीक है, फिर क्या है WB, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, या अपन कह सकते हैं विलय की ग्रामों में मात्रा। फिर क्या है S, अपन कह सकते हैं विलयन स्थिरांक या गैस स्थिरांक, विलयन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू गैस स्थिरांक के बराबर ही होती है। फिर क्या है T है तापमान, और पाई क्या है, परासरण दाब, परासरण दाब, और V यहाँ पे क्या है, आयतन। तो इस सूत्र को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, हमने परासरण दाब व विलय के अनुभार में संबंध देख लिया। अब देखो, अब हम परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार देखते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार केवल आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार। देखो, अपन कह सकते हैं कि परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। समपरासरी विलयन, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आएगा हमारा अल्पपरासरी विलयन, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक विलयन। और तीसरा आएगा हमारा अति परासरी विलयन, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो, मैं पहले तीनों के नाम लिख रहा हूं। पहला मैंने क्या बताया, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, यानी इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है अल्पपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है अति परासरी विलयन, अति
परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, इसको बोलते हैं हाइपर, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हम देखते हैं कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं और अति परासरी विलयन किसे कहते हैं। देखो पहले हम समपरासरी की बात करते हैं। अपन ऐसे कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक वे विलयन जिनका परासरण दाब बराबर होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक वे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, यानी दोनों का परासरण दाब क्या रहेगा, समान रहेगा। दोनों के बीच में क्या लगी होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक वे विलयन जिनका परासरण दाब एक समान होता है समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अल्प परासरी विलयन की। अब देखो यहां पर दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अपन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयन जिनमें वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में कम होता है। क्या बताया मैंने, दो अलग अलग परासरण दाब वाले विलयन जिनमें वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प परासरी विलयन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अति के बारे में क्या करेंगे कि दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में अधिक होता है, क्या होगा, अधिक, उसे हम क्या बोलेंगे, अति परासरी विलयन। अरे इन दोनों को आप ऐसे समझ सकते हो कि दो विलयन है और दोनों का परासरण दाब क्या है, अलग अलग है। अब देखो एक का परासरण दाब एक की तुलना में क्या है, कम है, तो वो तो कहलाएगा अल्प परासरी, और दूसरे का परासरण दाब इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा, तो यह कहलाएगा अति परासरी विलयन। तो ये हमने परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार देख लिए, इनको भी आप ध्यान में रखोगे, समपरासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। ठीक है। अब देखो एक छोटी सी हेडिंग और है, उसको भी आप ध्यान में रखोगे, कई बार बोर्ड एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो अब जो बता रहा हूँ हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण यानी दो नाम है इसके, या तो आप बोल दो इसको प्रतिलोम परासरण, या आप इसे कह दो व्युत्क्रम, क्या कह दो, व्युत्क्रम परासरण। इसको आप और देख लो, क्या बोल दो, या तो बोल दो प्रतिलोम परासरण या बोल दो व्युत्क्रम परासरण, यानी इसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस। अब देखो वैसे तो इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, रिवर्स यानी उल्टा या विपरीत प्रक्रिया, परासरण के विपरीत प्रक्रिया। देखो परासरण में तो क्या था कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन कर रहे थे। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करते हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, अपन क्या बोलेंगे, विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, अधिक दाब लगाया
जाए तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। देखो क्या कहा हमने कि विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण की क्रिया कहते हैं। अब देखो इस प्रतिलोम परासरण का उपयोग क्या होता है। अपन कह सकते हैं प्रतिलोम परासरण का उपयोग, तो देखो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। कहाँ पर है? जो समुद्री जल है उसके विलवणीकरण में। तो अपन कह सकते हैं समुद्री जल के विलवणीकरण। बात सीधी सी ये है कि समुद्र का जो जल है उसमें से लवणों को, अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसमें तो मैंने भर दिया समुद्र का जल। क्या भर दिया? समुद्री जल, जिसमें लवण भी होंगे और अशुद्धियां भी होती हैं। मैं यहां पे कह दूं समुद्री जल। ठीक है, और इधर मैं भरूंगा शुद्ध जल। क्या भरूंगा? शुद्ध जल। यानी अपन कह सकते हैं शुद्ध जल। ये मैंने क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो जो परासरण की क्रिया है ना, परासरण, केवल परासरण की बात करूं मैं, समझना इस चीज को। उसमें तो क्या होगा कि विलायक के अणु निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन करते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाऊंगा। ये लो, ये पिस्टन है और मैं इस पर जो दाब लगा रहा हूं वो परासरण दाब से अधिक दाब है। अधिक दाब। देखो अगर परासरण दाब के बराबर दाब लगाऊंगा तो परासरण की क्रिया केवल रुक जाएगी परासरण की क्रिया। लेकिन मैं परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहा हूं, तो अब क्या होगा? अब इस समुद्री जल से, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु शुद्ध जल की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। शुद्ध जल की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इसका मतलब
हमारे पास जो समुद्री जल है उसमें से जो लवण हैं वो हटे जाएंगे, लवण हट जाएंगे, विलायक के अणु इधर आ जाएंगे, यानी हमें शुद्ध जल इधर प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। क्या कहा हमने कि विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से, ये देखो उच्च सांद्रता वाला विलयन है, से निम्न सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। इस क्रिया को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण का उपयोग हमने क्या देखा, समुद्री जल का विलवणीकरण, यानी समुद्री जल से लवणों अशुद्धियों को हटाने में यह प्रक्रिया उपयोगी होती है। तो यहाँ से कई बार तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर वो पूछता है कि प्रतिलोम परासरण का उपयोग लिखिए। तो आप याद रखोगे प्रतिलोम परासरण का उपयोग होता है समुद्री जल के विलवणीकरण में, यानी लवणों को हटाने में। तो देखो आज की क्लास में हमने अध्ययन कर लिया परासरण दाब का। परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमने अध्ययन किया विसरण का, कि विसरण किसे कहते हैं। फिर हमने परासरण पढ़ा, विसरण और परासरण में अंतर देखे। फिर हमने परासरण दाब को पढ़ा। परासरण दाब के हमने 2 प्रयोग देखे। परासरण दाब से संबंधित हमने 2 नियम पढ़े, वॉन टॉप बॉयल का नियम और वॉन टॉप दाब ताप नियम। फिर हमने विलयन समीकरण व्युत्पन्न की और फिर हमने परासरण दाब व विलय के अणुभार में संबंध देखा। उसके बाद में हमने परासरण दाब के आधार पर विलयनों के 3 प्रकार देखे, समपरासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। और फिर हमने एक छोटी सी हेडिंग और ली जो इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ मैं आपको, प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण, ठीक है ना। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, वो आज कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग, यानी विलयनों के असामान्य गुणधर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।